हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एंड इट्स यूजेस एंड लिमिटेशंस, अर्थात ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, इसके उपयोग एवं सीमाएं। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, किसने दिया? ओस्टवाल्ड नामक साइंटिस्ट ने दिया। ओस्टवाल्ड ने आयनिक इक्विलिब्रियम पर मास एक्शन लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन अर्थात द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को लागू किया, यानी उसका उपयोग किया। ओस्टवाल्ड ने क्या किया? आयनिक इक्विलिब्रियम पर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया, यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को अप्लाई किया, तथा एक थ्योरी दी, एक नियम प्रतिपादित किया जिसे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। इसके अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयनाइज्ड स्टेट में होते हैं, यानी पूर्ण रूप से आयनाइज्ड अवस्था में होते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कुछ पार्ट ही आयोनाइज होता है, अर्थात कुछ भाग ही आयनित अवस्था में रहता है। अतः स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या अतः वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, उनके डाइल्यूट सॉल्यूशन पर लॉ ऑफ मास एक्शन को हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके हम इसके आयनाइज होने वाले फ्रैक्शन को हम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूट सॉल्यूशन पर, और हम इसके आयनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ आयनाइजेशन को या आयनित होने वाले अंश को हम ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, HA एक वीक एसिड है। HA वीक एसिड है जो कि H पॉजिटिव आयन और A नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो रहा है। स्टार्टिंग में, यानी इनिशियल स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, है ना, स्टार्टिंग यानी इनिशियल स्टेट में क्या होता है? मान लीजिए HA के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? HA के नंबर मोल्स, HA यानी एसिड्स के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कितने हैं? ये हैं 1, है ना। स्टार्टिंग में HA के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? ये 1 है। और H पॉजिटिव एवं A नेगेटिव, जबकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, H पॉजिटिव और A नेगेटिव के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0 and 0। एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में क्या होगा? रिएक्शन स्टार्ट हो गई और इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया यानी 50% रिएक्शन हो गई। 50% रिएक्शन हो गई तो इक्विलिब्रियम पर मान लीजिए H पॉजिटिव, H आयनों के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? अल्फा नंबर ऑफ मोल्स बन गए, और A नेगेटिव के भी अल्फा नंबर ऑफ मोल्स बन गए। H पॉजिटिव के भी अल्फा नंबर ऑफ मोल्स बन गए, और A नेगेटिव के भी अल्फा नंबर ऑफ मोल्स बन गए। और मान लीजिए सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है? V। तो V आयतन पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा अपॉन V। और H पॉजिटिव, HA के तो हो गए नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फा अपॉन V। H पॉजिटिव के हो गए अल्फा अपॉन V, एवं A नेगेटिव आयन के हो गए अल्फा अपॉन V। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, यानी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? H पॉजिटिव और A नेगेटिव, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? HA। तो Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H positive into concentration of A negative divided by concentration of HA, या नंबर ऑफ एक्टिव मोल्स ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन है, तो नंबर ऑफ एक्टिव मोल्स ऑफ सक्रिय द्रव्यमान H पॉजिटिव का इंटू सक्रिय द्रव्यमान A नेगेटिव का डिवाइडेड बाय सक्रिय द्रव्यमान HA का। अब H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है? अल्फा बाई V। A नेगेटिव की वैल्यू भी कितनी है? अल्फा बाई V, और डिवाइडेड बाय HA की कितनी सांद्रता है? 1 माइनस अल्फा अपॉन V।
तो इसको हम अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है अल्फा स्क्वायर अपॉन वी इंटू 1 - अल्फा। और चूंकि हमें पता है कि 1/v क्या है, द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज द कंसंट्रेशन, सो वी पुट हेयर वॉल्यूम की जगह हमने क्या लिख दिया, ऊपर कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कंसंट्रेशन इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमें पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत कम होता है, सो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है, अर्थात ये 100% नहीं होता है, अर्थात 1 से बहुत कम होती है। अतः हम क्या करेंगे, 1 - अल्फा को नियरली इक्वल टू 1 के बराबर मान लेंगे। 1 - अल्फा को किसके नियरली इक्वल टू मानेंगे, 1 के इक्वल रख देंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी के सी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू हो गई √Kc/c। तो हमारी अल्फा कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू √Kc/c लिख दो, और 1/c इज इक्वल टू वी नो दैट वॉल्यूम। सो हमारी अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होती है यह हो गई अल्फा इज इक्वल टू Kc इंटू वी का अंडर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसी को ही हम ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं, या ओस्टवाल्ड का तनुता समीकरण हम कहते हैं। इसके बाद ओस्टवाल्ड तनुता नियम के अनुप्रयोग अर्थात यूजेस ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सर्वप्रथम फर्स्ट यूज है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी वियोजन स्थिरांक की गणना, अर्थात डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब हम डिसोसिएशन की मात्रा ज्ञात करते हैं, यदि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की वियोजन की मात्रा हमें ज्ञात हो, तो हम उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी ज्ञात कर सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट को किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि लेड माना एक प्रबल एकल क्षारकीय यानी मोनोबेसिक एसिड है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.1 N सॉल्यूशन में इसके कितने परसेंटेज आयनाइज हो जाते हैं, 4.5% आयनाइज हो जाता है। तो कांस्टेंट वियोजन स्थिरांक यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, तो हमें दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है 4.5%, यानी 4.5 डिवाइडेड बाई 100 अल्फा की वैल्यू हो गई, अर्थात अल्फा इज इक्वल टू 0.045, और कंसंट्रेशन हमारे सॉल्यूशन की कितनी है 0.1 N, यानी सी भी दे रखा है हमें, है ना, सी दे रखा है और अल्फा दे रखा है, तो हमें के सी की वैल्यू इजीली ज्ञात हो जाएगी। के सी विल बी सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, तो सी 0.1 है, अल्फा स्क्वायर 0.0545 स्क्वायर है, और 1 - अल्फा 0.045 है, और इस प्रकार हमने के सी की वैल्यू निकाल ली कितनी 2.035 इंटू 10⁻⁻4। तो ये है इसका फर्स्ट यूज़ हो गया कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट इसका यूज़ है, सेकंड यूज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वह है अल्फा का कैलकुलेशन यानी वियोजन की मात्रा का परिकलन, यानी डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम किस तरह से निकालेंगे। यदि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात हो, तो उसकी डिसोसिएशन की मात्रा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है। इसके 0.1 N विलियन में से इसके 0.1 N विलियन यानी कंसंट्रेशन दे दी, 0.1 N में वियोजन का प्रतिशत यानी डिसोसिएशन परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ज्ञात कीजिए। तो इसने क्या किया, वियोजन स्थिरांक यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है कितना 1.8 इंटू 10⁻⁵, कंसंट्रेशन दे दी 0.1 N विलियन, है ना, कंसंट्रेशन हो गई। तो के सी इज इक्वल टू वी नो सी अल्फा स्क्वायर, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, एंड अल्फा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के सी बाई सी, एंड अल्फा विल बी इक्वल टू
Kc की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁵, और C की वैल्यू कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.1, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है 1.34%। नेक्स्ट इसका यूज़ है टू डिटरमिन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में भी हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि वाटर इज़ डिसोशिएटेड इनटू H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव इंटू एक्टिव मास ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ H2। अर्थात H पॉजिटिव का सक्रिय द्रव्यमान इंटू OH नेगेटिव का सक्रिय द्रव्यमान डिवाइडेड बाई H2 का सक्रिय द्रव्यमान, और K इंटू H2, K को हम H2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, K इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, और KH की वैल्यू, इसको क्या कहेंगे, K हाइड्रोलिसिस, यानी जल का हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, तो K हाइड्रोलिसिस, K इंटू H2 पॉजिटिव, H2 एक्टिव मास ऑफ H2 को हम क्या कह देंगे, KH कह देंगे। तो KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव, एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव और एक्टिव मास ऑफ OH नेगेटिव, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1 इंटू 10⁻⁻14। इसकी वैल्यू हमें पता है कि KH के हाइड्रोलिसिस की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू 10⁻⁻14। तो इस तरह से H आयन और OH आयन का यदि हम अलग से सेपरेटली हम देखें तो H आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, यानी एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान H आयन और OH आयन के सक्रिय द्रव्यमान कितने होंगे, हमेशा 1 इंटू 10⁻⁻7, यानी 10⁻⁻7 के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने मतलब जल का जो वाटर आयनिक प्रोडक्ट है वो हम इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की लिमिटेशंस, सीमाएं क्या हैं? जो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, यह केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही अप्लाई किया जाता है। यानी ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को हम केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य पर ही हम अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्यों पर इसे लागू नहीं कर सकते, इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इसका भी कारण है। इसका क्या कारण है कि इसको प्रबल विद्युत अपघट्य पर हम क्यों लागू नहीं कर सकते हैं? पहला कारण कि यह नियम आर्हेनियस थ्योरी पर आधारित है, अर्थात यह आर्हेनियस थ्योरी पर बेस्ड है, और आर्हेनियस थ्योरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर नहीं लागू होती है, और जिसके अकॉर्डिंग सामान्य तनुता यानी नॉर्मल डाइल्यूशन पर इलेक्ट्रोलाइट कुछ मात्रा में ही डिसोशिएट होता है ना। सामान्य तनुता पर यानी नॉर्मल डाइल्यूशन स्टेट जो होती है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है केवल कुछ मात्रा में ही डिसोशिएट होता है, यानी उसकी अल्प मात्रा डिसोशिएट होती है, जबकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, अनंत तनुता पर ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं या कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, यानी पूर्ण रूप से डिसोशिएट होते हैं। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य तो प्रत्येक सांद्रता पर पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, इसलिए हम इसका डाइल्यूशन का कोई मतलब नहीं होता है कि चाहे स्ट्रॉन्ग ले लो चाहे डाइल्यूट ले लो, इसका हम इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, इसलिए इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही लागू किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग पर नहीं। दूसरा कारण यह है कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को हम लॉ ऑफ एक्टिव मास के द्वारा व्युत्पन्न करे हैं। हमने ड्राइव किसके द्वारा किया है इस लॉ को? लॉ ऑफ एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान के नियम के द्वारा लागू किया है, जिसमें अणुओं एवं आयन की सांद्रता से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्ञात किया जाता है ना। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को हम लॉ ऑफ एक्टिव मास के द्वारा हमने इसको डिराइव किया है, और लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या है? इसमें मॉलिक्यूल्स और आयंस की कंसंट्रेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ज्ञात करते हैं। जब आयंस पर आवेश की मात्रा अधिक होगी यानी चार्ज की मात्रा अधिक होगी
तो वे इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट करेंगे, है ना। जब भी किसी भी आयन पर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। और ऐसी कंडीशन में एक्टिव मास का जो लॉ है, लॉ ऑफ एक्टिव मास है, उसको हम ठीक से लागू यानी प्रॉपर तरीके से हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्टिव मास को हम जब चार्जेस की मात्रा आयंस पर जब अधिक होती है तब हम लॉ ऑफ एक्टिव मास की लॉ ऑफ एक्टिव मास को हम सही से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यह भी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की भी लिमिटेशन हो गई, क्योंकि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी किस पे डिपेंड करता है, किससे ड्राइव हुआ है, लॉ ऑफ एक्टिव मास से। इसलिए हम इस ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को भी जो है वो किस केस में, जब आयंस पे चार्जेस की अमाउंट ज़्यादा होती है तब हम लागू नहीं कर सकते। दूसरा, हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड होते हैं किसी भी कंसनट्रेशन से पे। तो डाइल्यूशन से इनकी इनकी आयनाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आयनाइजेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को इस लेक्चर में पढ़ा। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की यूजेस पढ़े हमने इस लेक्चर में, 4 यूजेस पढ़े हमने, और फिर यूजेस पढ़ने के बाद हमने इसकी 2 लिमिटेशंस पढ़ी। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।